हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 8250 रुपए की एक धनराशि 5 वर्षों में 2475 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त करती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? हमें क्या निकालनी है? ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुना दर गुना समय और अपॉन में क्या करते हैं 100 करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या दिया गया है, कोई राशि है कितनी 8250, यानी कि मूलधन कितना दिया गया है हमें 8250 दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है 5 वर्ष, और जो साधारण ब्याज है वो हमें कितना दिया गया है 2475 रुपए। हमें क्या निकालना है? वार्षिक दर निकालनी है, यानी कि रेट यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, अब जो जो चीजें यहाँ पर दी गई है हम उनको वहां पर पुट कर देते हैं। साधारण ब्याज कितना है 2475 इक्वल किसके होगा? मूलधन है 8250। ठीक है, दर कितनी है वो तो हमें निकालनी है, यानी कि रेट हमने मान लिया है आर, और समय है 5 वर्ष। ठीक है, डिवाइड किससे कर देंगे 100 से। ओके, इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितने पे जाएगा? 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको 5 से काट दो, 5 से कितने पे गया? 2 पे गया। अगर रेट को हम एक साइड रखें और सभी को दूसरी साइड भेज दो, 2475 और 825/2 यानी कि 2/825 दिया जाएगा। आ गया, 5 से काट लो, 5 से कम 5, 3 बचा, 6 पे चला जाएगा और फिर चला जाएगा 5 पे, 165 से पूरा कर जाएगा। 5 से इसको काट दो, 5 चौक 20, 4 बच गया और 5 नीम 45। ठीक है, 2 बच गया, 5 पे चला गया। फिर से इसको फिर से 5 से काट दो, 5 नीम 45, 4 बच गया, 5 नीम 45, इसको 5 दिया 15, 5 दिया 15। अब देखो 33 से पूरा पूरा कट रहा है, 33 से कंप्लीट कितने पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट कितनी आ गई? रेट आ गई हमारे पास 3 × 2, 3 गुना 2 यानी कि 6%। 6% क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो बिल्कुल हम बेसिक से निकाला है इसको, जो हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, उसको जो जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास थी सभी को हमने पुट कर दिया, और यहाँ पर हमें क्या निकालना था? रेट निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, बोला क्या गया है, नीचे दिया गया दंड आलेख 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। ठीक है, टोटल कितने हैं? ये 7 है। ओके, क्या बोला गया है? किसी देश के कुल निर्यात, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए को दर्शाता है। ओके, ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है, वर्षों y1 से y7 तक औसत निर्यात क्या है। हमें जो टोटल यहाँ पर दिए गए हैं ना ईयर, उन सभी का क्या निकालना है? औसत निर्यात निकालना है। चलिए काउंट कर लो। सबसे पहले कितना है? 500। 500 में अगर 700 हम ऐड करते हैं तो कितना बनेगा? 1200 बनेगा। ठीक है, 50 एक्स्ट्रा है, इसको अलग रख लो। ठीक है, 1200 हो गया, 1200 और 1000 2200, 2200 और 1200 कितना हो जाएगा? 3400, 3400 और 1100 बनेगा कितना? 4500, 4500 और 900 बनेगा 45 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 54 बनेगा। 54 में हम ऐड कर देते हैं कितना? 13, कितना बन गया? 7 और 6 6700, यानी कि 6700 तो ये हो गया, और 50 जो हमने एक्स्ट्रा रखा था वो यहाँ पर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना बन गया? 6750 बन गया। ठीक है, ये कितने ईयर का है? 7, 2 2 4 6 और 1 7। और जब औसत निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? जो टोटल है उसको अपॉन में जितने यहाँ पर ईयर है उनसे डिवाइड कर देंगे। कितने हैं टोटल? 7 हैं, 7 से डिवाइड कर दो, कितने पे जाएगा? 9 पे चला जाएगा। 7 नीम 63, कितना बच जाएगा? 4, 7 6 42। ठीक है, कितना बन रहा? 3 बचा। अब ये कितने पे जाएगा? 7 चौक 28। देखो 964 के आसपास है। 964 कौन से में है? ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 वस्तुओं में से
25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया और शेष वस्तुओं को 25% की हानि पर बेचा गया, कुल हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, हमें बताना है कि इसमें उसको कितना हानि हुआ है। ठीक है, टोटल जो वस्तुएं हैं वो कितनी हैं? 100 है ना। मान लेते हैं सभी का जो मूल्य है वो 1 रुपए है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो 1 रुपए है, तो 100 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? 100 होगा ना। अब 100 में से जो 25 वस्तुएं हैं ना, 25, उसको तो लाभ पर बेचा गया है। कितने? 25% के लाभ पर। ठीक है, यानी कि जो 25 वस्तुएं थी उनको उसने कितने पे खरीदा था? 25 पे खरीदा था और उसको 25% के लाभ पर उसने बेच दिया। यानी कि 25% का लाभ मतलब 100 प्लस 25 है ना, कितना? 125 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और दूसरी जो 25 तो उसने लाभ पर बेची थी, तो उसके पास बची कितनी थी? 75, और 75 को उसने कितने पे बेचा था? 25% की हानि पर बेचा था। 25% की हानि का मतलब 100 माइनस का 25 यानी कि 75, और परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100, यही हुआ। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। अब 25 से इसको काट दो, 25 से कंप्लीट पे जाएगा 4 पे। ठीक है, इसको 25 से काट दो, 3 पे गया और ये गया 4 पे, निकाल लो अलग अलग। 125 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? देखो इधर तो बना है 125 डिवाइड बाई 4 और इधर बना है 75 मल्टीप्लाई 3। 75 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 225/4। ठीक है, टोटल उसके पास यानी कि उसने कितने में खरीदी थी कोई चीज? 100 रुपए में खरीदी थी और बेची कितनी है? 125 प्लस 225, इतने में उसने क्या कर दी है? बेच दी है। ठीक है, दोनों चीजों को। अब जब यहाँ पर बेस सेम है, हर सेम है, तो ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी, यानी कि 125 प्लस 225 ऐड कर सकते हैं। कितना बनेगा? देखो 5 और 5 10 बन गया, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 1 3। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। चलिए करिए, 4 से जब हम इसको काटेंगे, 4 8 32, 32 यानी कि 3 बच गया। अब कितने बच 4 7 28, 2 बच गया, पॉइंट हमने लगा दिया, और कितने बच 4 5 20, यानी कि उसने जो चीजें 100 रुपए में खरीदी थी ना, अब वो टोटल कितने में बेच रहा है? 87.5 रुपए में वो सभी वस्तुओं को बेच रहा है। तो अब उसको हानि हुई है। हानि कितनी हुई है? देखो 100 में तो उसने खरीदी थी और बेची कितनी है? 87.5 में। तो 100 में से हम ये वाला घटा देंगे तो 0.5 तो ये बच गया, 9 से 7 जाएगा तो 2, और 9 से 8 गया तो 1, 12.5, यानी कि उसको कितनी हानि हुई है? 12.5 की। और कितने पे हुई है? 100 पे। तो जब 100 करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो हमारे पास जो हानि प्रतिशत आई है वो कितनी आई है? 12.5 आई है। ठीक है, फिर से बता देता हूं हमने क्या किया है। हमने मान लिया कि जो 100 वस्तुएं थी ना, उनको हमने 100 रुपए में ही खरीदा था, यानी कि एक वस्तु का कितना मूल्य हुआ? 1 रुपए हुआ। उनमें से जो 25 वस्तुएं थी उसको तो हमने 25% के लाभ पर खरीदा, सॉरी बेचा, और जो शेष बची थी, शेष कितनी बचेंगी? 75 बचेंगी, तो 75 को हमने 25% की हानि पर बेचा। ठीक है, तो हमने अलग अलग रेट निकाल लिया, ये लाभ वाला था और ये हानि वाला था। उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया उनको तो कितना आया? 87.5, यानी कि खरीदा तो उसने 100 रुपए में था और बेचा कितने में? 87.5 में। तो उसको हानि हुई कितनी? 12.5 की। ठीक है, यह हमने प्रतिशत में निकाल दिया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ऑप्शन बी आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? 40 मैकेनिक 56 दिनों में एक बाइक की मरम्मत कर सकते हैं, 32 मैकेनिक उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को पता हो, M1 D1 H1 अपॉन में W1 किसके इक्वल होता है? M2 D2 H2 अपॉन में W2। आप इसको ऐसे भी याद करते हो, जो कर सकते हो, जो मसाला होता है MDH का, उस तरीके से MDH। ठीक है, M से क्या बनेगा? जो मैन है यानी कि एफिशिएंसी, D से बनेगा डे, H से क्या बनेगा? आवर यानी कि घंटे, है ना, और W से क्या बनेगा? वर्क यानी कि टोटल कार्य। अब हम M2 D2 और H2 और W2 भी क्या है? ये दूसरे हैं। ठीक है, ये भी क्या है? मैन है, डे, आवर और वर्क है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है? 40 मैकेनिक 56 दिनों में एक बाइक की मरम्मत कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई कितना 56। अब और कुछ तो दिया गया नहीं है, उसी कार्य को यानी कि हमारा जो वर्क है ना वो सेम है, W1 और W2 यहाँ पर क्या हो गए सेम हो गए, तो हम इनको इक्वल रख देते हैं किसके 32 के। और निकालना क्या है उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, दिन मानने हैं ना, तो यहाँ पर हम डेज कर लेते हैं D2 मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया D2। जो चीज़ यहाँ पर निकालनी है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं 32 को इधर लाकर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 32 मैंने यहाँ पर से हटा दिया है, काट दो कितने पे जाएगा 8 से काट लेते हैं, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ये कितने पे जाएगा 14 पे। ठीक है, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई 5, तो यानी कि 70। ठीक है, कहने का मतलब है तो उसी कार्य को 32 मैकेनिक कितने दिनों में करेंगे 70 दिन में करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 23, 27, 29, 36, 47 और x का औसत क्या है। सॉरी, औसत दे रखा है 35 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब औसत हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास टोटल दिया गया है उनका सम होता है और जो टोटल वहां पर होते हैं उनसे हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या आता है औसत आता है। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं काउंट कर लेते हैं टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 और 6 है टोटल, और उन सभी का जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है 35 दिया गया है। तो यहाँ पर हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, जो औसत है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ पर टोटल है, टोटल कितने थे 6 थे, तो 6 से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो निकालो 6 पंजो 30, 3 कैरी 6 तिया 18 और 3 21, यानी कि टोटल जो है वो कितना है 210 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर हम इन सभी को ऐड कर देते हैं x को छोड़कर और इसमें से घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। पहले इन सभी को क्या करते हैं काउंट करते हैं, 23 और 27 जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 50 बनेगा। ठीक है, 50 तो ये हो गया, 29, 36 और 47 ऐड कर लो, 29, 36 और 47, 7 और 6 13, 13 और 9 22। ठीक है, 2 कैरी हो गया, 4 और जो 2 कैरी था वो जोड़ देते हैं 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 162। 162 हम इसमें से माइनस कर देते हैं। देखो 10 से 2 गया 8, 10 से 6 गया 4, 48 आ गया, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 48 आ गई, और यही हमें निकालना था, यानी कि आंसर हमारा आ गया कितना 48 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, नल के, एक नल है के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कितने समय में भरता है 8 में, और नल एल, ठीक है जो दूसरा नल है वो उसी टैंक को कितने समय में भरता है 20 घंटे में भर सकता है। नल के और एल दोनों एक साथ उस टैंक को कितने घंटों में भरेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, जो के है ना के वो भरता है 8 घंटे में। ठीक है, और जो एल है वो भरता है कितने में 20 घंटे में। अब हम क्या कर लेते हैं, के और एल दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जब हम 8 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना ले सकते हैं, देखो 20 का मल्टीपल देखो, 20 का मल्टीपल देखो, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आएगा। अगर 20 का हम डबल करते हैं कितना 40, तो 40 है वो 8 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि हम जो हमारा एलसीएम है वो मान लेते हैं 40। ठीक है, अब देखो दोनों से डिविजिबल है 40, 8 से कितने पे जाएगा पूरा पूरा 5 पे, यानी कि जो के की एफिशिएंसी है, ए की कार्य कम करने की जो क्षमता है वो कितनी है 5 है, और एल यानी 20 को हम डिवाइड कर सकते हैं 40 से कितने टाइम पे 2 टाइम पे, और जो एल की एफिशिएंसी है वो कितनी है 2 है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, के की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 5 है और एल की एफिशिएंसी है वो है हमारे पास 2। अब क्या किया है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, यानी कि के भी कर रहा है और एल भी, तो हम क्या करेंगे, जो उनकी एफिशिएंसी है 5 और 2 उनको भी ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों साथ कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो उन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी बनेगी के प्लस एल की, के प्लस एल की जो टोटल एफिशिएंसी है वो बन गई 7, बन गई ना। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क होता है हमारे पास जो हमारा एलसीएम होता है,
ठीक है, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, जो अब तक पूरा कार्य किया गया है वो जो करना है। ठीक है, अब उनको करना है 40 कार्य, 40 कार्य उनको करना है, और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है 7, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा हमारा, टाइम आ जाएगा, यानी कि आवर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40/7 आवर। आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। समझ में आया? फिर से बता देता हूं, हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास यहाँ पर क्या है, नल है, टैंक है, जो पहला नल है वो क्या करता है, 8 घंटे में भरता है, यानी कि के है वो 8 घंटे में भरता है, एल है वो 20 घंटे में उसको भरता है, उसी टैंक को कितने घंटे में भरता है, 20 में। जब हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 8 और 20 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम तो लेना आता है, तो कितना आ गया, वो 40 आ गया। अब हमने 8 को डिवाइड किया 40 को, 8 से डिवाइड किया 40 को, तो कितने पे कंप्लीट जाएगा, 5 पे जाएगा। और जब 40 को हम 20 से डिवाइड करते हैं तो कितने पे कंप्लीट जाता है, 2 पे कंप्लीट जाता है। तो जो डिवाइड करने के बाद जो आया है, यानी कि 5 और 2, ये क्या है, जो 5 है वो तो के की एफिशिएंसी है, और जो 2 है ये वाला, ये किसकी एफिशिएंसी है, एल की एफिशिएंसी है। और हमें निकालना क्या था, जब ये दोनों के और एल एक साथ उस टैंक को भरते हैं तो कितने टाइम में भरेंगे, ये हमें निकालना होता है। जो हमारे पास जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, टोटल वर्क, ये हमें कार्य करना है, यानी कि 40 तो हमें कार्य करना है, और एफिशिएंसी हमारी कितनी हो गई, 5 और 2, क्योंकि दोनों अब एक साथ भर रहे हैं, तो उनकी जो एफिशिएंसी है उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 40/7 ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो कुल हानि क्या होगी। हमें बताना है यहाँ पर कुल हानि क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, क्या बोला गया है, दो वस्तुएं हैं, मान लेते हैं पहली वस्तु तो है ये वाली और दूसरी वस्तु है ये वाली। ठीक है, अब एक बात तो हमें पता है कि जब भी हमें लाभ या हानि निकालनी होती है तो हम किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, सभी को पता है। ठीक है, तो पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना वो हमें दिया गया है, विक्रय मूल्य ध्यान से देखना क्या है, विक्रय मूल्य है कितना, 960, और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है इसका दे रखा है क्रय मूल्य, वो कितना दे रखा है, 960 दे रखा है। ठीक है, यानी कि जो पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य हम अगर x मान ले तो कोई दिक्कत है नहीं है, इसका क्रय मूल्य हमें दे रखा है। ठीक है, इसका हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। पहली वस्तु पर उसको क्या हुआ है, 20% का लाभ हुआ है ना, यानी कि जो वस्तु x रुपए में हमने खरीदी थी, पहली वस्तु x रुपए में खरीदी थी, उसके ऊपर हमें कितना लाभ हुआ था, 20 रुपए का लाभ हुआ था। तो 20 रुपए का लाभ मतलब 100 + 20 120 और डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर हुआ, विक्रय मूल्य के, यानी कि उसने कितने में बेचा उसको, 960 में, ये आ गया 960 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 से 10 हम काट देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 960 × 10 डिवाइड बाई 100, कितने पे कंप्लीट जाएगा, 8 पे, 12 × 8 = 96। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है यानी कि क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 800 आ गया। कहने का मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 800 आ गया। जो दूसरी वस्तु है हमारे पास उसका क्रय मूल्य तो यहाँ पर दे रखा है और बोला गया है कि उस पर हानि होती है कितनी, 20% की, 20% की उस पर हानि होती है। तो इसका विक्रय मूल्य हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि, हानि हुई है तो हम 100 में से माइनस कर देंगे 20, कितना बनेगा, 80 डिवाइड बाई 100, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से इस वाली से ये वाली कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 से जब 96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 8 × 6 = 48, 4 कैरी, 9 × 8 = 72 और 4 × 76 768। ठीक है, यानी कि 768 जो आया है वो क्या आया है, विक्रय मूल्य आया है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर जो टोटल हानि हुई है वो हमें निकालनी है।
तो हम क्या करते हैं, जो क्रय मूल्य था ना उसको एक तरफ जोड़ लेते हैं और जो विक्रय मूल्य है वो उसको एक तरफ जोड़ लेते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800, तो हम जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे 800 प्लस पहली वस्तु का दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 960, ये हमने जोड़ दिया उसमें 960, कितना बनेगा 0 6 9 और 8 17, 1760 रुपए में उसने क्या किया था, दोनों वस्तुओं को खरीदा था। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो विक्रय मूल्य कौन सा था, पहली वस्तु का था 960, ये तो हो गया 960, और दूसरी वस्तु का कितना आया है हमारे पास 768 आया है, 768। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 8 तो ये हो गया, 6 और 6 12, 9 और 7 16 और 1 17, 1728। ठीक है, कहने का मतलब है उसने उन दोनों वस्तुओं को 1760 में खरीदा और दोनों को 1728 में बेच दिया, तो उसको हानि हुई है क्योंकि उसने ज़्यादा में तो खरीदा था और कम में बेचा है, तो आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, 1760 से जब 1728 हम घटाएंगे तो कितना बनेगा, 10 से 8 गया 2, 5 से 2 गया 3, 32 रुपये, यानी कि उसको हानि हुई है कितने रुपए की, 32 रुपए की हुई है। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरियां क्रमशः 1 घंटे तथा 5 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत चाल क्या होगी, यह हमें निकालना है। ठीक है, वैसे तो हम औसत चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, औसत चाल, उसके लिए हम करते हैं 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा ये, है ना, पढ़ा है ना। लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, ये जब यूज होता है जब हमारी जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, डिस्टेंस क्या रहे, सेम। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस तो अलग अलग है, यानी कि पहले वो 10 किलोमीटर चलता है, फिर कितना चलता है 20 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है, हमें अलग अलग यहाँ पर निकालना है। तो अलग अलग के लिए क्या करेंगे, टोटल पहले डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कितनी हुई 10 तो ये हो गई और 20 ये हो गई, तो टोटल डिस्टेंस आ गई हमारे पास 30, और हमारे पास टाइम कितना आ गया, पहले 1 घंटे था फिर उसके बाद 5 घंटे, तो 1 और 5 दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना 6, और आपस में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 5, यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा पर आवर की स्पीड से वो क्या करेगा, औसत चाल उसकी होगी। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये आपका आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए वृत्त आलेख में एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक हिमपात को दर्शाता है। हिमपात को देश के कुल वार्षिक हिमपात के प्रतिशत रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि देश के द्वारा प्राप्त वार्षिक हिमपात 700 सेंटीमीटर है तो S3 और S2 के वार्षिक हिमपात में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखो S1 कौन सा है, देखो ये यहाँ पर दे रखा है हमें, है ना, S1 है ये बिल्कुल ब्लैंक वाला जो वाइट है, S1 तो ये है, S2 कौन सा है, ये वाला, S3 है ये वाला। ठीक है, हमें कौन कौन सा देखना है, S3 और S2 देखना है, तो S3 तो है ये वाला यानी कि ये वाला, और S2 है ये वाला, इनका क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, टोटल का जो वार्षिक हिमपात है वो दे रखा है 700, यानी कि जब हम इनको परसेंटेज को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 100 बनेगा, 100 बनेगा ना, जो 100% है उसकी जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 700, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 700 अपॉन 100 आएगी, और हमें निकालना क्या है, S3 और S2 का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो हमें निकालना है। अब S3 और S2 का देखो, S3 में कितना है 20 और S2 में कितना है 15, यहाँ पे डायरेक्ट घटा दो, कितना बचा 5, 5 से यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 7 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 35, 35, यानी कि 35 सेंटीमीटर क्या होगी उन दोनों की वार्षिक हिमपात में अंतर होगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया 35 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बहुत ही आसान होते हैं लेकिन
इनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, हमें पता है कौन सा यूज करना है, बोर्ड मास। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड मास, है ना। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, ऑफ मतलब का, हिंदी में किसको क्या बोलते हैं, इसको का। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे, उससे पहले जोड़ेंगे, उससे पहले मल्टीप्लाई और उससे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, और उससे भी पहले का, और सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, जब भी यहाँ पर ऑफ या का हो, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है, 2000 डिवाइड बाई 1/2 का 25/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/2 का 4/25 -5। इसको हमें सोल्व करना है। इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, देखो जब भी का हमें दिखाई दे तो हम उन दोनों को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दोनों साइड मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब का को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, का की जगह हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। पता है सभी को, का की जगह हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, पता है ना, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, लिख लो 2000 डिवाइड, ब्रैकेट में देखो ऊपर कितना है, 25 और 1, तो 25 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा, डिवाइड में हो जाएगा 2 × 2 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो 5 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, इसको काट दो, यहाँ पे 5 से 2 पे कट जाएगा, 5 से 5 पे कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2/5, 2/5 बच गया, और माइनस का है 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है उसको हटा देंगे क्योंकि हमने सोल्व कर लिया अंदर वाला, ब्रैकेट को यहाँ पर हटा दो। अब सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। ठीक है, देखो DMS, डी से सबसे पहले डिवाइड को, है ना, मल्टीप्लाई से पहले किसको करेंगे, डिवाइड को, तो डिवाइड को हम सोल्व कर लेते हैं। 2000 डिवाइड की जगह हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई जब हम चेंज करते हैं तो जो यहाँ पर जो हमारे पास ये है, ये क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि 25/4 को हम लिखेंगे 4/25, और ये वाला सेम रहेगा 2/5 और माइनस का 5। अब जो कटते हैं उसको काट दो, 25 से काट दो, 25 8 200 और 0, 5 से काट दो, फिर 5 से कितने में जाएगा, 16 × 5 = 80, 16 से कट गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 16 × 8 और माइनस का 5। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को। 16 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 144, 8 6 48, सॉरी, और 8 और 4 12, 128, 128 बनेगा, और माइनस का 5। तो 128 से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 123 बचेगा। यानी कि 123 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इनको बड़े ही ध्यान से करना होता है, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर बढ़ जाती है। 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको हम ओरली, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर हम मेथड नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हम काउंट करेंगे। काउंट कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं, देखो यहाँ पर दिया गया है हमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर 1 घंटा हमने उसको चलाया, 1 घंटा, तो वो कितना चली होगी, 25 किलोमीटर चली होगी। अगले घंटे क्या बोलता है कि प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर बढ़ जाती है, यानी कि जैसे ही दूसरा घंटा शुरू हुआ उसकी स्पीड कितनी हो गई, 7 किलोमीटर बढ़ गई। तो दूसरे आवर में वो कितनी स्पीड से चल रही होगी, 25 + 7, है ना, क्योंकि 25 तो पहले ही चल रही थी, 7 किलोमीटर उसकी स्पीड बढ़ गई, तो 25 और 7 कितना हो गया, 32। यानी कि पहले घंटे में जो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब वो दूसरे आवर में 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तीसरे आवर में, अगले आवर में फिर से क्या हो जाएगी, 7 किलोमीटर बढ़ जाएगी, यानी कि अब 32 में 7 फिर से ऐड कर देंगे, तो 32 में जब 7 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 39,
39 किलोमीटर पर आवर। तीसरे घंटे में वो क्या चल रही है, 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगला घंटा, जो चौथा घंटा शुरू होगा, फोर्थ आवर शुरू होगा, उसमें उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 39 तो पहले थी, 39 में 7 और जोड़ दो, कितना बन गया, 46 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आगे चलो, फिफ्थ आवर में, पांचवें घंटे में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 46 तो पहले है, 7 उसमें फिर ऐड कर दो, कितना बनेगा, 53। ठीक है, 53 किलोमीटर पर आवर। अब इनको एक बार काउंट करके देखो कितना किलोमीटर बना है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आगे काउंट कर लेंगे। चलो काउंट करो, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 5 तो ये हो गया, 2 कैरी था उसको ऐड कर लो, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 195। यानी कि 5 घंटे में वो कितनी चल चुकी है, 195 किलोमीटर चल चुकी है। अब उसको कितना और चलना है, चलना तो उसको 225 है किलोमीटर कंप्लीट, तो 225 इसमें से घटा देंगे, तो 5 से 5 गया 0, 12 से 9 गया 3, यानी कि उसको अभी 30 किलोमीटर और चलना है। कितना चलता है, 30 किलोमीटर और चलना है। देखो 5 घंटे में तो कितना चल गई, 195 चल गई, लेकिन जब 6th आवर स्टार्ट होगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हर बार 7 किलोमीटर बढ़ रही है। तो 53 तो 5वें घंटे में थी, तो 7 और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कितनी स्पीड हो गई उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन उसको चलना कितना है, 30 किलोमीटर चलना है। अगर 1 घंटा हम कंप्लीट चलाएंगे तो वो कितनी चल जाएगी, 60 किलोमीटर, लेकिन हमें तो कितना चलाना है, 30 किलोमीटर। यानी कि 6th आवर जो है उसको हम सिर्फ आधे घंटे ही चलाएंगे। आधे घंटे में वो कितना कवर कर लेगी, 30 किलोमीटर कवर कर लेगी, और 30 ये हमें करवाना है, तो क्योंकि 30 और करवा देंगे तो कंप्लीट वो कितना चल जाएगी, 225 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है 5 घंटे तो कंप्लीट चली है, और जो चौथा घंटा शुरू हुआ था वो हमने हाफ ही चलाया है, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी स्पीड हो गई थी, और हमें सिर्फ 30 किलोमीटर और चलाना था। तो हम क्या कहेंगे, 5 घंटे तो कंप्लीट चली है और हाफ आवर और चली है, यानी कि कहने का मतलब है 5 सही 1/2 घंटे वो चली है। 5 सही 1/2 घंटे में वो 225 किलोमीटर की दूरी क्या कर देगी, कवर कर देगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 11/2। ठीक है, 11/2 को हम लिख सकते हैं 5 सही 1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है इन नंबर्स में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है वो हमें देखना है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखो 21, 1 2 3 4, 4 बार 21 आया है। 22 देख लो, 22 1 बार, 2 बार, सिर्फ 2 बार 22 आया है। 23 को देखो, अब 1 2 3 4 5 6, यानी कि 23 सबसे ज्यादा बार आया है, तो बहुलक क्या होगा, 23 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 10,500 रुपए की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 17,745 रुपए बन जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की दर क्या होगी। हमें रेट यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, और कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो मिश्र धन है वो किसके इक्वल होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस R/100। R यहाँ पर क्या है, रेट है। ठीक है, यानी कि दर है, और ऊपर क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पर जो जो चीजें हमें दी गई है सभी यहाँ पर रख देंगे। मूलधन कितना है हमारे पास, 10,500 रुपये। मिश्र धन कितना है, 17,745। ठीक है, तो मिश्र धन रखो पहले, 17,745 तो यहाँ पर रख दिया, और मूलधन है 10,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस R, क्योंकि रेट तो हमें निकालना है, उसको R मान लो, और टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष, तो 2 हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इसको मैं यहाँ पर भेजूँ 10,500 को, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10,500। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, काट दो, कितने पे कटेगा, 5 से काट के देख लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 0, 5 दिए 15, 2 5 5 25, 2
5 चौक 20, 5 निम 45। ठीक है, अब ये कितने पे कट सकता है? 3 पे कट सकता है। 3 से काट के देख लो। 3 7 21, 700 हो गया। 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, 2, 3 8 24, 3 3 9। अब ये कितने पे कटेगा? 7 से काट के देख लो, 7 से कटता है क्या? 7 एकम 7, 4 बचे, 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42, 2 बचे, सॉरी 6 बचे, 9 7 63, ये आ गया 9 पे। और ये कितने पे कट जाएगा? 100 पे कट जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या आ गया? 169 डिवाइड बाई 100, 100 बराबर है किसके? 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर टाइम कितना है? 2 है। अगर ध्यान से देखें, ये दोनों क्या हैं? स्क्वेयर्स हैं। 169 किसका होता है? 13 का स्क्वेयर होता है। और जो 100 है वो किसका होता है? 10 का स्क्वेयर होता है। यानी कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऊपर क्या है? 13 का स्क्वेयर, यानी कि 13 डिवाइड बाई 10, और पूरे का स्क्वेयर किसके बराबर है? 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और 2। देखो, जब पावर यहाँ पर सेम है तो बेस हम इक्वल कर सकते हैं। बेस इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। बेस इक्वल करके देखते हैं। यहाँ पर 2 है, बेस को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13/10 किसकी इक्वल आ गया? 1 प्लस आर बाई 100, इसकी इक्वल आ गया। एक को इधर भेजो, जब एक को इधर भेजेंगे 13/10 माइनस का 1 डिवाइड इक्वल हो गया आर बाई 100 के। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 13 तो यहाँ पर हो गया, माइनस का 10 यहाँ पर हो गया, किसके बराबर हो गया? आर बाई 100 के। ऊपर बच गया कितना? 3, 3/10 किसके बराबर आ गया? R/100 के आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 300/10 किसके इक्वल है? R के। 1 0 से 1 0, यानी कि R की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ गई? 30% आ गई। तो रेट कितनी है हमारी? 30%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर करके बताया है, बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेशन को अच्छे से करके देख लेना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 रुपए है। ठीक है, 1,80,000 रुपए वेतन वाले एक प्रबंधन को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यदि अब औसत मासिक वेतन 78,500 रुपए है तो नए प्रबंधन का मासिक वेतन क्या है? मासिक वेतन हमें बताना है किसका? जो नया यहाँ पर आया है उसका। तो उसका हम कैसे निकालेंगे? इसको हम जो लॉन्ग मेथड है उससे नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इससे शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ पर पहले जो कर्मचारी थे वो कितने थे? 30, और 5 कौन थे? प्रबंधक। ठीक है, टोटल कितने थे? 35 थे। अब भी कितने हैं? 35 ही हैं। लेकिन बोला गया है जो एक प्रबंधक था जो 1,80,000 रुपए लेता था, उसकी जगह अब एक नया आ गया है। यानी कि वो तो चला गया, उसकी जगह कौन सा आ गया? दूसरा आ गया। पहले जो औसत मासिक वेतन था वो कितना था? 80,000 था, और अब कितना हो गया? 78,500 हो गया। यानी कि कम हुआ है ना, 80,000 से कितना हो गया? 78,500 हो गया। कम क्यों हुआ है? उसके जाने की वजह से, क्योंकि वो गया है और एक नया आया है। यानी कि नए वाले को क्या मिला है? कम वेतन मिला होगा, तभी तो कम हुआ है ना। नए वाले को क्या हुआ है? कम वेतन मिला है। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? माना जो नया प्रबंधन है ना, नए प्रबंधक का जो वेतन है, वेतन वो हम मान लेते हैं कितना है? एक्स है, नए वाले का। ठीक है, अब जो नया वाला है उसको हम क्या करेंगे? जो ये वाला है, पहले वाले को कितना मिलता था? 1,80,000, 1,80,000। लेकिन इस वाले को कम मिल रहे हैं, ये तो हमें पता है। तो हम इस वाले से अगर घटा दें एक्स, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो आना चाहिए जो पहले 80,000 उनका औसत था, और वो कितना हो गया? 78,500 हो गया। तो जो 80,000 है ना, 80,000 से हम क्या घटा देंगे?
78,500 घटा देंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35 से, क्योंकि कितने हैं टोटल 35 है, ये हमें पता है। ठीक है, अब इसको हमें सिर्फ सोल्व करना है, ये सबसे छोटा मेथड है। बाकी अगर आप लोग जो हमारा बेसिक मेथड से उससे करोगे काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात हमें समझ में आई थी कि हमें अगर हम वेतन x मानते हैं जो नया प्रबंधक है उसका, तो पहले जो 80,000 उनका औसत था सभी का मिलके, अब वो कितना हो जाता है 78,500 हो जाता है, यानी कि कमी आई है। कमी का मतलब क्या है, जो गया है और जो आया है, आने वाले का वेतन जो जाने वाला था उसके वेतन से क्या है कम है, इसीलिए तो कमी आई है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, उनको इक्विवेलेंट कर दिया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं अलग अलग वैल्यू। ठीक है, निकाल लो। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, जो जीरो है उनको कम कर लेते हैं। देखो कॉमन कितनी है यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। मैं इसको मान लेता हूँ, 2 यहाँ पर कॉमन ले लो, बाद में यहाँ पर जीरो लगा लो। चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, बाद में आप लोग कंफ्यूज होंगे कैसे क्या कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं। इसको हमने रखा सेम। ठीक है, एक जीरो और आएगी, माइनस का एक्स किसके इक्वल है, मल्टीप्लाई कर लो, 80,000 मल्टीप्लाई 35 माइनस का 78,500 मल्टीप्लाई 35, ये आ गया हमारा। ठीक है, चलिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना है आपस में, है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले ही इनको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर पहले माइनस कर लो आपस में। 80,000 से जब 78,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो जीरो, 10 से 5 गया 5, 9 से 8 गया 1, और बस यही बचेगा। ठीक है, देखो पहले जीरो से जीरो, यहाँ से 10 से 5 गया 5, 9 से 8 गया 1, और यहाँ पर तो 7 बच जाएगा, 7 से 7 जीरो हो जाएगा 1500। 1500 को हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 35 से करनी है। ठीक है, जीरो तो 2 पीछे रहेंगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75, 7 15 आती है 45, 45 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 52, ये बच गया। अब x यहाँ पर माइनस का है तो x को हम इस साइड ले आते हैं और इसको हम उस साइड भेज देते हैं, यानी कि जो 1,80,000 है ना, उसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 52,500 को। जब 52,500 को हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, जीरो जीरो, 10 से 5 गया 5, ठीक है, 9 से 2 गया 7, और 7 से 5 गया 2, ये बच गया हमारे पास 1,27,500। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो नया प्रबंधक था उसकी मासिक वेतन कितनी थी, 1,27,500 थी, ये वाला। एक एक स्टेप को आपको ध्यान से करना है, जो कैलकुलेशन है वो पार्ट आपको एक बार फिर से कर लेना है। ठीक है, एक बार खुद से करके देखना है क्वेश्चन को, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये वाला है कोई शंकु, मैं शंकु बना देता हूं कोई। ठीक है, ये शंकु है और ये जो है ना, ये है पॉइंट ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है रेडियस यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी है, ये वाली। जो हाइट होती है, हाइट ऊंचाई, ऊंचाई को हम मानते हैं ये वाली जो खड़ी लाइन है। ठीक है, ऊंचाई ये होती है। ठीक है, और ये वाली जो तिरछी है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यानी कि एल। ओके, हमें फॉर्मूला पता है किसका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि टोटल कर्व्ड सरफेस, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब है पाई आर और एल। एल कौन सी है, जो तिरछी लाइन है ये वाली। यहां पर हमारे पास जो ऊंचाई है वो दे रखी है 8, और जो त्रिज्या है वो दे रखी है कितनी, देखो व्यास है, टोटल व्यास कौन सा होता है, पूरा ये वाला,
ये है 12, तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, व्यास का आधा होती है, यानी कि त्रिज्या है हमारे पास 6। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता हो, पाइथागोरस प्रमेय वो क्या कहती है, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर वो किसके बराबर होगी, रूट हाइपोटेन्यूज यानी कि एल की वैल्यू के बराबर। तो एल यहां पर हम निकाल सकते हैं आराम से, एल कितना आ जाएगा, रूट 8 का स्क्वायर कितना 64 और 6 का स्क्वायर कितना 36। तो ये किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया। और 100 किसका होता है, रूट 10 का, यानी कि एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। वो इसमें पुट कर देंगे। पाई कितनी होती है, 22/7। आर कितनी है हमारे पास, 6 है। और एल कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो जीरो तो रहेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, 1320 आएगा। ठीक है, 1320/7। अगला क्वेश्चन, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, तथा उनके आधारों का अनुपात 3:4 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, हमें क्या निकालना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो एक बेसिक बात हमें पता है, जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात तो है 1:2 और जो आधार है उनका अनुपात है 3:4। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो आधार है ना उनको हम x की फॉर्म में मान लेते हैं, यानी कि पहले का है 3x और दूसरे का है 4x, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं एक की है a और दूसरी की है b। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के हमने अलग अलग चीजें मान ली। आधार हमने क्या क्या मान लिया, 3x, पहले का है 3x दूसरे का है 4x। और जो ऊंचाई है वो क्या है, पहले की है a दूसरे की है b, मान लिया। ओके, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 1:2। ठीक है, इस वाले जो हमारा फॉर्मूला है इसमें पुट करते हैं क्षेत्रफल। तो 1/2, पहले का क्या होगा 1/2, आधार कितना है, आधार है हमारे पास पहले वाले का 3x और ऊंचाई कितनी है a, अपॉन में हम क्या करेंगे दूसरे वाले का 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना है 4x और मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है b। वो किसके अनुपात में दे रखा है, 1:2 के अनुपात में दे रखा है, देखो उनका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 1/2 हम लिख सकते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2 से हम इसको काट सकते हैं 2 पे कंप्लीट। तो जो a डिवाइड बाई b आया है वो क्या आया है, देखो 3/2 इस साइड बचा है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है 3। तो a और b का अनुपात हम क्या लिख सकते हैं, a और b का अनुपात आ गया 2:3। ये हमारा आंसर है, यानी कि a और b हमने क्या मानी थी, उनकी ऊंचाई मानी थी, ऊंचाई मानी थी ना, तो ऊंचाई का जो अनुपात आया है वो आया है 2:3। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के मूल्य वर्ग में 840 रुपए हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में हैं। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये लगभग हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझना है और अच्छे से इसको करना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। कहने का मतलब है यहां पर जो 1 रुपए वाले हैं ना, हम अलग अलग मान लेते हैं, 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला और 5 रुपए वाला, 3 सिक्के हमारे पास हैं और वो किस किस अनुपात में है, 8:1:5। ठीक है, इनको x की फॉर्म में और मान लो, यहाँ पर हमने x और लगा लिया है, कोई बात नहीं।
ठीक है। जो कुल धनराशि होती है हमारे पास वो क्या होगी, जो कुल धनराशि है उसका मतलब क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूं, कुल धनराशि, जो कुल धनराशि है वो इक्वल होगी किसके, जो सिक्कों की हमारे पास संख्या है, यानी कि टोटल जहां पर सिक्के हैं सिक्कों की संख्या, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिक्कों का मूल्य, है ना, तभी तो हमारे पास टोटल धनराशि आएगी। ठीक है, चलिए पहले मान लेते हैं 1 रुपए के कितने हैं, 8x सिक्के हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8x होगी। 1 रुपए के कितने हैं, 8 हैं, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 8 तो आएगा। एक एक बात बोलो, अगर 1 रुपए के हमारे पास 8 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए होंगे, 8 ही तो होंगे, यही है हमारे पास यहाँ पर। 1 रुपए के कितने हैं, 8x है, तो उनकी वैल्यू कितनी हो गई, 8x हो गई। प्लस 2 रुपए के कितने हैं, x हैं, तो 2 रुपए के कितने होंगे, 2x हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 5 रुपए के कितने हैं, 5x है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25x हो गई। इन सभी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 840, यानी कि टोटल जो रुपए है वो कितने हैं, 840 है। हो गया, इनको ऐड कर लो, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 और 25 35, 35x की वैल्यू आ गई 840, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 840 अपॉन 35। 35 से पूरा पूरा कटेगा, काट के देख लो, 35 से 2 पे जाएगा 70, है ना, कितना बचा, 14 जीरो, तो 35 दूनी 70 और 70 का डबल 140, 4, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 24 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। हमें निकालना क्या है, थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कितने सिक्के माने थे हमने, 5x माने थे, तो 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि कहने का मतलब है थैली में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 120 सिक्के हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और मान लो यहाँ पर बोल देता कि बताओ 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के लिए हम क्या कर देते, 24 को हम मल्टीप्लाई कर देते किससे, 8 से, क्योंकि 1 रुपए के कितने हैं, 8x है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते, ये वाला क्या आ जाता, 1 रुपए के सिक्के आ जाते। और 2 रुपए के लिए हम क्या कर देते, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 24 हमारे पास क्या आ जाते, 2 रुपए के सिक्के। ठीक है, आया समझ में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, फिर से यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। 11 डिवाइड 4 माइनस 2/3 का 9/8 प्लस 11, तो जहां पर भी का आपको दिखे वहां पर क्या कर देना है, ब्रैकेट यहाँ पर लगा देना है। क्या करेंगे, 11 4 माइनस 3 से काट दो, 3 तिया 9, का मतलब मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई हमने कर दी, 3 से 3 पे कंप्लीट चला जाएगा, और ये कितने पे जाएगा, 4 से, तो यहाँ पर कितना बच गया, 3/4, और प्लस का कितना है, 11 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 11 डिवाइड बाई 4 माइनस 3/4, और प्लस का कितना है, 11 है। इन दोनों की बेस जो है वो सेम है, यानी कि हर इनका सेम है, तो एलसीएम तो क्या आ गया, 4 आ गया, ऊपर कितना बच गया, 11 माइनस का 3 प्लस का 11, 11 से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8/4 प्लस का 11 कितने पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 प्लस 11 कितना बनेगा, 13, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए, 13। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्रम से 30 और 5 है, यदि उनका योग 25 है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसको हम किससे करेंगे, हम इसको पुट करके देखेंगे, वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं a है, दूसरी संख्या है b, उन दोनों का सम हमें दे रखा है कितना है, 25 है। ठीक है, यानी कि उनका सम हमें पता है कितना आएगा, 25 आएगा, और उनका लघुत्तम समापवर्तक, जो लघुत्तम समापवर्त्य है और महत्तम समापवर्तक है वो दे रखा है 30 और 5। यहाँ पर हम अज्यूम करके देख लेते हैं, अगर a की वैल्यू हम 15 रखें और b की वैल्यू अगर हम 10 रखें तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम है वो कितना बना है, 25 बना है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम अगर हम 15 और 10 का लेके देखना चाहें तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, आएगा ना। और इन दोनों के बीच का
जो HCF है यानी कि महत्तम समापवर्तक है वो क्या है 5 है, यानी कि ये सभी कंडीशंस को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो वैल्यू होंगी वो 10 और 15 ही होंगी, 10 और 15 ही होंगी। हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर पाए हैं। ठीक है, 15 और 10 आ गई। निकालना क्या है, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो 15 और 10 का अंतर कितना होगा 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। यदि वह 19% की छूट देता है तो वह 332 रुपये कम कमाता है। कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं जो कूलर का अंकित मूल्य है वो है 100 रुपये। ठीक है, अब वो क्या करता है, पहले तो 15% की छूट पे उसको देता है, यानी कि जब 100 के ऊपर 15% की छूट देंगे तो उसका मतलब है 85, यानी कि अंकित मूल्य तो कितना है 100 है और वो बेच कितने में रहा है 85 में बेच रहा है। लेकिन आगे वो बोल रहा है यदि वह 19% की छूट देता है तो वह 332 रुपये कम कमाता है। अगर वो 19% की छूट दे देगा तो यानी कि वो कितने में बेचेगा 81 में बेचेगा, तो उसको हानि हुई है कितने की 332 रुपए की, है ना। यानी कि पहले जब वो 85 में बेच रहा था और अब 81 में बेच रहा है तो कितने की हानि हो रही है उसको 4 की, और 4 की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें कितनी 332, तो हमने 332 लिख लिया। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 332 डिवाइड बाई 4, और हमें निकालना क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने क्या माना था 100 माना था, तो 100 से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। काट के देख लो, 4 से काटो, 4 8 32, 1 4 3 12, तो कितना आ गया टोटल 8300 आ गया। यानी कि उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था 8300 रुपये था। ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से वन आरेख है, दंड आलेख। यहाँ पर क्या बोला गया है 7 क्रमागत वर्ष है, जो पहले हमने किए थे सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। हमें निकालना क्या है यहाँ पर सबसे कम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का और दूसरे सबसे अधिक निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का अनुपात क्या है। सबसे पहले तो वो देखो जो सबसे कम निर्यात वाला वर्ष है, सबसे कम किसमें हुआ है Y1 में हुआ है ना 500, 500 से नीचे किसी का नहीं है, तो यहाँ पर तो मैंने लिख लिया 500, और इसका अनुपात बताना है किसके साथ दूसरे सबसे अधिक निर्यात वाले के। तो सबसे अधिक निर्यात किसने किया है Y7 ने 1300 किया है। उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है 1200 वाला, तो 1200 वाला कौन सा है Y4 यानी कि 1200। इन दोनों का अनुपात निकालना था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 5:12 5:12 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड ये वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें निकालना है। चलिए, एक है x और दूसरा है y। बोला क्या गया है x y से अधिक है ना, x है वो y से अधिक है। अगर y यहाँ पर 100 होता तो x कितना होता y से अधिक कितना 80%, यानी कि 180 हो गया ना। 1 जीरो से 1 जीरो हम काट सकते हैं, ये बन गया 18:10। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 8 का है। अब y से x कितने प्रतिशत कम है 8 कम है, और कितने के ऊपर है 18 के ऊपर, तो डिवाइड हम कर देंगे 18 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, तो ऊपर कितना बनेगा 800 डिवाइड बाई 18, 18 से काट दो, 18 चौक 72, 4 पे चला जाएगा। जब 80 से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर से 80 बच गया, 18 चौक 72, फिर से 80 बच गया, यानी कि 44.44 44.44% ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमने जो परसेंटेज टॉपिक है उसमें भी किए थे अच्छे से। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। आगे अगला क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर क्रम से 7:4:9 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 6680 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तो पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा क्या है। चलिए, पी क्यू और आर इनका जो रेशियो दे रखा है ना वो दे रखा है
7:4:9 दे रखा है, और उनका जो टोटल लाभ है, प्रॉफिट है, वो दे रखा है 6680 रुपये। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन सभी का हम सम कर लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 9 20, यानी कि जो 20 है ना, 20 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, उन सभी का सम जो लाभ है, प्रॉफिट है, 6680 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6680 डिवाइड बाई में 20, और निकालना क्या है, पी और क्यू का एक साथ हिस्सा। पी और क्यू का हिस्सा यहाँ पर क्या है, 7 और 4, तो इन दोनों को ऐड कर दो, एक साथ निकालना है, 7 और 4 11, 11 की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 334 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 11 से, 11 से कर दो, 11 चौक 44, 4, 11 33, 33 और 4 37, 3, 11 तिये 33 और 3 36, 3674, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर। ये आपको इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, के एल एम क्रम से 15:20:27 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 10,230 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तो के और एल के हिस्सों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें हमें दोनों को ऐड करना था, यहाँ पर के और एल के बीच का जो अंतर है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको खुद से ट्राई करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या करना है, कमेंट में करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसको करके आपको बताना है। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।